एसजीएक्स निफ्टी आप देख पा रहे हैं करीब 20 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, 8450 के आसपास है। आज अगर आप कैप के साथ खुलता है मार्केट तब भी आपको सावधानी ज़्यादा रखनी है। भले ही आपके पास संकेत कहीं ना कहीं ज़्यादा आज पॉजिटिव दिख रहे हो, जैसे कि डीआईएस कल बिकवाली थी, आज कल के सेशन में खरीदारी, परसों इसमें बिकवाली थी। इंटरनेशनल न्यूट्रल है, यूएस मार्केट बंद था और एफआईएस अभी भी बिकवाली ही कर रहे हैं और सारे सेंटिमेंट्स ऑलमोस्ट गुड या न्यूट्रल की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे संदीप से कैसे कौन कौन से शेयर्स हैं कि जिनसे हमको आज ज़्यादा ध्यान रखना है। लेकिन कल एक खबर ये आई थी, वो थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स। कल रिजल्ट्स बड़े अहम थे और उनसे हम समझेंगे कि रिजल्ट्स में अभी करना क्या है अपने को। लेकिन एक शेयर जिस पे आपको ध्यान रखना है आज वो है श्रीराम ईपीएस का भी। सीडीआर लेंडर्स के कर्ज में बदलने के लिए शेयर जारी करने पर विचार होगा और एक 35 करोड़ रुपए के कर्ज को बदला जाएगा। श्रीराम ईपीएस पे आपकी रिकमेंडेशन क्या आशीष? एक बार इसके चार्ट देखेंगे आप, क्योंकि अच्छा मूव देता है यूजुअली ये शेयर। अगर हम इसका चार्ट, एक्चुअली मैं ये स्टॉक उतना फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन अगर हम श्रीराम ईपीसी की आप बात कर रहे हो, करीबन 29 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है जी। तो श्रीराम ईपीसी हालांकि कल के सेशन में करीब ½ % बढ़कर बंद हुआ था, लेकिन जैसे अभी डिम्पी कह रहे थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट बंद होने के थोड़ी देर बाद ये नतीजे आए थे। नंबर्स कैसे रहे हैं, ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या आई हैं पोस्ट अर्निंग्स, इसको समझ लेते हैं। संदीप मौजूद है हमारे साथ। संदीप, पहले तो ये बताइए कि क्या नंबर्स पैरामीटर्स के हिसाब से रहे हैं, उससे बेटर रहे हैं या फिर कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी आई है? मैं तो इन नंबर्स को डिसअपॉइंटिंग सेट ऑफ नंबर्स ही कहूंगा। हालांकि ऑन द फेस ऑफ इट आपको जो मुनाफा है 8022 करोड़ का स्टैंड ऑन बेसिस पे पहली बार ही मुनाफा 8000 के पार निकला है और रिकॉर्ड प्रॉफिट कंपनी ने क्लॉक किया है। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिस वजह से मैं कह रहा हूं कि नंबर डिसअपॉइंटिंग है। पहला तो इनका जो रिफाइनिंग सेगमेंट जो कि सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, वहाँ पर अगर आप देखिए रिफाइनिंग मार्जिन से डिसअपॉइंट किया है। 10.9 से 11.3 ये हम रेंज लेके चल रहे थे जीआरएम्स की। 10.8 जो हमारी रेंज थी उसके लोअर एंड के भी नीचे देखने को मिला और ज़्यादातर जो एनालिस्ट का अनुमान था उसके नीचे ही जो नंबर है वो देखने को मिला है। तो एक तो ये डिसअपॉइंटमेंट हो गया। दूसरी ओर पेटकेम, हालांकि जिस तरह का परफॉर्मेंस माना जा रहा है कि खराब देखने को मिलेगा, उतना खराब नहीं रहा है, लेकिन जो मुनाफे में बढ़त आई है उसमें दरअसल अन्य आय यानी कि जो अदर इनकम है उसका एक बड़ा हाथ है। 2280 करोड़ रुपए के मुकाबले 3025 करोड़ रुपए का एक जो अन्य आय का फिगर है इस कंपनी ने सिक्वेंशियल बेसिस पे रिपोर्ट किया, यानी कि 700-750 करोड़ रुपए के आसपास की जो जंप है वो सिक्वेंशियल बेसिस पे अन्य आय में देखने को मिली, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि मुनाफे में इतनी बड़ी जो बढ़त है वो देखने को मिली है। अगर आप अन्य आय का फिगर हटा दें तो 7300-7350 करोड़ रुपए के आसपास के मुनाफे के फिगर आपको नजर आएंगे, जो कि किसी भी एनालिस्ट अनुमान से काफी खराब नजर आ रहे हैं। तो ऑन द फेस ऑफ इट जरूर आपको नंबर्स काफी अच्छे नजर आएंगे। 8022 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा है, लेकिन एक तो इनके जो रिफाइनिंग सेगमेंट है उसने निराश किया है और उसके साथ साथ अन्य आय की वजह से मुनाफा बढ़ा, जिस वजह से ज्यादातर एनालिस्ट को डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगा इस नंबर से। जी, तो यहाँ पर अगर अन्य आय का कंट्रीब्यूशन हटा दे तो नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग लग रहे हैं। अन्य आय की वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रिकॉर्ड लेवल्स पर रही है, 8000 करोड़ के पार। लेकिन ब्रोकर हाउसेस का मानना क्या है इन अर्निंग्स के बाद, संदीप? ज़्यादातर ब्रोकर्स पॉजिटिव हैं, क्योंकि जो ब्रोकिंग हाउसिंग की रिपोर्ट आती है वो लंबी अवधि के लिए आती है और ज़्यादातर ब्रोकर्स अब भी अपने जो बाय कॉल्स हैं उन्हें मेंटेन कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने बाय कॉल मेंटेन करते हुए 1210 रुपये के टारगेट दिए हैं। उनका कहना है कि पेटकेम की जो कमजोरी थी उसका असर जो जीआरएम्स में हल्की बढ़त आई उस वजह से निगेट हो गया और नए प्रोजेक्ट से इनके FY 16 से 19 तक जो मुनाफा है उसमें सालाना करीब 11% के आसपास की बढ़त देखने मिल सकती है। उनका ये भी कहना है कि नई रिफाइनिंग और पेटकेम क्षमता का जो पूरा असर है वो FY 19 से देखने को मिलेगा और बाकी कंपनी के मुकाबले चूंकि इसकी कम्प्लेक्सिटी काफ़ी हाई है तो जीआरएम्स कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। CLSA ने बाय रेटिंग मेंटेन करी है, 1350 के टारगेट वो दे रहे हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में RIL को उन्होंने टॉप पिक के तौर पे बताया है। FY 17 का EPS उन्होंने 8% से बढ़ाया है, लेकिन 18 और 19 के EPS में आधे और 1.5% के आसपास की कटौती करी। उनका कहना है कि जियो के क्षमता विस्तार के चलते उन्होंने जो EPS के अनुमान है उसमें कटौती करी है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है उसके साथ उसमें जो पेटको गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट जो कि काफ़ी की है इनके GRMs के लिहाज से, उसमें थोड़े देरी के संकेत है जो एक चिंता का विषय है, लेकिन हाँ लंबी अवधि के लिए वो अब भी पॉजिटिव हैं। इसी तरह से बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने भी बाई की सलाह बरकरार रखते हुए 1200 रुपये का टारगेट दिया है। उनका कहना है कि क्षमता विस्तार पर आगे चलते हुए खर्च घटेगा, जिससे FY 19 तक ये जो कंपनी है फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव भी हो सकती है और अब भी जियो की जो कमाई आने वाली है, जो अनुमानित कमाई है वो शेयर प्राइस में अब भी डिस्काउंटेड नहीं है। सिटी ने निवेश की सलाह बरकरार रखते हुए 1235 रुपये का टारगेट दिया है। नमूरा भी पॉजिटिव है, बाय कॉल मेंटेन करते हुए 1260 रुपये के टारगेट दिए हैं। डॉइश बैंक ने बाय कॉल तो मेंटेन किया है, लेकिन उसके साथ साथ टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है। टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ा के अब 1235 रुपये किया है। केवल एक ब्रोकिंग हाउस है JP मॉर्गन जो कि न्यूट्रल था, अब भी वो अपना न्यूट्रल स्टैंस बरकरार रख रहे हैं और 1085 के टारगेट वो सुझा रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए ज्यादातर ब्रोकर्स लंबी अवधि के लिए इस काउंटर के ऊपर काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। 1200 से लेकर 1350 तक के टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। लंबी अवधि के लिए यहाँ पे खरीदारी की रिकमेंडेशन ब्रोकिंग हाउसेस की तरफ से मिल रही है, लेकिन हमारी मेरे दो सवाल हैं इस पे। पहला,
कल अब जब हम रेंज बता रहे थे जीआरएम की करीब 10.8 से लेके 11 के बीच में आनी चाहिए थी, उसकी लोअर एंड पे आई है। ये जीआरएम 10 के ऊपर अच्छा समझा जाए या फिर 11 के नीचे है इसको बुरा समझा जाए? एक तो बेसिक सवाल मेरा ये है, और दूसरा ये E&P बिजनेस में शायद कुछ क्लोजर डालना चाहते हैं जो एक्सप्लोरेशन कारोबार है। अगर ऐसा होता है तो रिलायंस को क्या करना चाहिए? क्योंकि अब कंपनी धीरे धीरे एक टेलीकॉम कंपनी बनती जा रही है जियो के साथ साथ, और आगे चल के जिनका रिफाइनरी बिजनेस है वो तो ठीक कर ही रहा है। देखिए, जहाँ तक जीआरएम्स का सवाल है, कल तीसरे क्वार्टर में $10.8 था। दिस कंपेयर्स विद $10.1 इन सेकंड क्वार्टर। तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली ग्रोथ रहा है। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, ये एनालिस्ट एस्टिमेट्स को हम एक बेंचमार्क लेके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि एनालिस्ट एस्टिमेट्स नॉर्मली क्या होता है कि अच्छे दिनों में ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है और बुरे दिनों में पेसिमिस्टिक हो जाता है। तो इसके अनुसार हम जाएंगे तो कंपनी के परफॉर्मेंस थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है। मेरा मानना है कि हमको रिलायंस का जीआरएम देखना है तो वी हैव टू लुक एट इट विज़-विज़ द ग्लोबल बेंचमार्क। और यदि आप सिंगापुर बेंचमार्क देखोगे तो सिंगापुर बेंचमार्क से फिलहाल आरआईएल का जीआरएम काफी ऊपर है, तो वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा पॉजिटिव है। आपके दूसरे सवाल को मैं एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करूंगा। देखिए, आज की तारीख में इन्वेस्टर का सबसे बड़ा मार्केट में कंसर्न क्या है कि आरआईएल का जो प्रॉफिटेबल पेटकेम और रिफाइनिंग का बिजनेस है, इसका सारा मुनाफा लेके आज टेलीकॉम में डाला जा रहा है। नो, ये अच्छी बात है या अच्छी बात नहीं है फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मार्केट में डेफिनेटली एक कंसर्न है कि सारा पैसा टेलीकॉम में डाला जा रहा है, जहां पे हमेशा से ही मार्जिन बहुत थिन रहे हैं, कॉम्पिटिशन बहुत टाइट रहा है और रेगुलेशन भी बहुत ज्यादा रहा है। तो क्या ये अच्छी बात है? आई थिंक फिलहाल तो कहना बहुत मुश्किल है, पर डेफिनेटली ये मार्केट पे एक ओवरहैंग बना हुआ है।